अस्सलामुअलैकुम ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। आप सबके प्यार भरे फीडबैक का बहुत सारे लोग मुझसे राज प्रोग्राम के बारे में सवाल कर रहे हैं कि राज क्यों नहीं आ रहा। मेरी अपनी फैमिली ने भी मुझसे सवाल पूछे तो उसका जवाब ये है, मैंने खुद से रोका इस शो को, इसलिए जुनून है मेरा जिन्नात से दोस्ती, उनकी इन्वेस्टिगेशन करना, हर उस नई जगह पे जाना जहाँ पे मुझे डर लगे, खौफ महसूस हो। अभी तक जो मैं अपने प्रोग्राम याद करूं जिनसे मैं डरा हूं, एक ऐसा गांव था जिसके अंदर अगर 200-300 घर था तो उसमें से 2-3 घर खुले हुए थे, बाकी हर घर को ताला लगा हुआ था। अजीब, खौफनाक, भयानक एक गांव था जो मैं आज तक नहीं भूल सका। राज जब मैंने पाकिस्तान में शुरू किया था, कोई भी शो, कोई भी चैनल टीवी पे इस तरह के शो नहीं दिखाते थे। मैं और सजाद सलीम वो क्या है एक्सप्रेस पे और मैं रोही टीवी पे करता था। अब यूट्यूब की दुनिया में आके एक ऐसी इंटरटेनमेंट शुरू हो गई है कि घोस्ट हंटिंग के नाम पे ऐसे ऐसे घोस्ट दिखा दिए गए हैं, चुड़ैलें दिखा दिए गए, सारा कुछ दिखा दिया गया है। वो असल में इंटरटेनमेंट है। उस इंटरटेनमेंट में लोगों ने उनको पसंद भी किया है, जिनमें से आप भी शामिल हैं, कि ये टाइटल क्या नज़र आ रहा है, ये क्या जिन है। तो उस जिन के लिए आपने वीडियो भी देखी और आपने कहा ये कैसा जिन है भी, ये तो क्लियर नज़र आ रहा है, ये तो जिन नहीं है, बनाया गया है। तो इस तरह की जब दौड़ शुरू हुई तो फिर मुझे लगा कि अभी मुझे पीछे हट जाना चाहिए। मैं इस तरह का काम नहीं कर सकता, मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं देता। घोस्ट हंटिंग तो असल में उसको फील करना है उस जगह पे जाके। जिन्नात ऐसा कतई नहीं करते जो हमारे पाकिस्तान में चैनल दिखा रहे हैं। मैंने किसी को गलत नहीं कहा, लेकिन वो अपना दिखा रहे हैं, मेरा एक अपना काम है। घोस्ट हंटिंग का मतलब है जेन्युइन लोकेशन पे पहुंचना और उसको महसूस करना, जो आपके चेहरे पे नज़र आता है। खौफ ज़रूरी नहीं है जिन सामने है, लेकिन वो एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड कराते हैं। हमारे जितने भी बहुत अच्छे अच्छे घोस्ट हंटर जो इस वक्त बन चुके हैं, वो क्लियर जिन्नात दिखाते हैं। वो जादूगर भी हैं, वो आमिल भी हैं, वो घोस्ट हंटर भी हैं, सारी क्वालिटीज़ हैं उनके अंदर। और मेरे ख्याल में आपने जितने भी शोज़ देखे होंगे, एक बात से तो आप एग्री करेंगे, बाकी किसी से ना करें, घोस्ट हंटिंग करना तो बच्चे का काम है, कोई मुश्किल ही नहीं है। आप जाएँ, आप इतने पहुँची हुई सरकार होते हैं, जाते हैं, ठा ठा करते हैं, चीज़ें तोड़ते हैं, बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, जिन्हें आपको कुछ भी नहीं कहते और आप सुकून से वापस आ जाते हैं। इतना आसान नहीं होता, ये याद रखिए। जिन है और जिनकी हैबत अल्लाह ताला ने बनाई है, उसका खौफ नहीं जाता। तो ये जो दौड़ शुरू हुई, ठा ठा जिन, ये वो और वो, अब लोगों को अंदाज़ा होना शुरू हो गया। लोग मुझे फीडबैक दे रहे हैं कि यार हमने तो अनसब्सक्राइब कर दिए, क्या है। उन्हीं जो दिखा रहे हैं घोस्ट हंटर, उन्हीं के कुछ प्रोग्राम थे जो लोगों ने सच समझे हुए थे, नहीं ये जेन्युइन है, लेकिन कह रहे हैं यार इनके तो हर प्रोग्राम में वही है। खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे, मैं आज यकीन मानिए दिल से कह रहा हूँ, किसी एक के साथ भी जेन्युइन जिस दिन जिन ने हरकत कर दी ना, ये अपना तोड़ नहीं कर सकते, दूसरों को तो छोड़ दें। इतनी खौफनाक होता है ये। बहरहाल मुख्तसर ये करूँगा, आप लोग इंतज़ार करें राज का। तो मैं इंशाल्लाह अभी भी जो करने जा रहा हूँ, मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन का मतलब ये होता है ऐसी दुनिया की, बड़े बड़े दुनिया के जो घोस्ट हंटर हैं वो आज भी शोज़ कर रहे हैं, उनकी भी प्रोग्राम आप देखें तो उसमें जिन इस तरह क्लियर भागते दौड़ते नज़र नहीं आते, साइन ज़रूर मिलते हैं। तो मैं उसी लेवल का इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, मिलता जुलता, उनके पास बजट बहुत ज़्यादा है, शो आपको दिखा सकूँ। इस तरह की घोस्ट हंटिंग नहीं दिखाऊँगा जिस तरह लोग दिखा रहे हैं, इस तरह से बेहतर है मैं ना करूँ। तो रुक इसलिए गया था कि थोड़ी देर देख लें, आप भी का भी दिल भर जाएगा, और जब दिल भर जाएगा फैसला करना आसान होगा कौन सी घोस्ट हंटिंग है और कौन सी एंटरटेनमेंट। क्योंकि मेरी कहानी आज इसी से ही जुड़ी है। अमेरिका में जब मैंने शोज़ किए थे तो उस वक्त पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट अभी शुरू हो रही थी, हालाला प्रोग्राम में थी। तो लोगों ने कहा जी आपके तो शोज़ में नज़र ही कुछ नहीं आ रहा, आप कैसी घोस्ट हंटिंग कर रहे हैं। तो तब मुझे फैसला करना था, क्या मैं भी उसी तरह एंटरटेनमेंट शुरू कर दूं, घोस्ट जिन चुड़ैल भूत दिखाने शुरू कर दूं, या पीछे हट जाऊं। तो जेन्युइन प्रोग्राम करके मुझे लोगों ने कहा आपका प्रोग्राम फारे गए, और फिर मैं खामोशी के साथ आहिस्ता आहिस्ता पीछे आता गया। तो अब वक्त आ गया है कि इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊं कि घोस्ट हंटिंग ये होती है। मैं अच्छा घोस्ट हंटर नहीं हूं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ये हल्फन कहता हूं जिनका सामना करना बहुत मुश्किल होता है। ये बच्चों में से जो भी करेगा, ये मैं आपको हल्फन कह रहा हूं, इनकी कुव्वत बर्दाश्त नहीं होगी। कभी मैं चैलेंज पे आया तो इनको कह दूंगा आ जाओ, ठीक है। अमेरिका जितना बड़ा है, जितनी उसकी रियासतें हैं, आज भी वहाँ पे आबादी कम है। कुछ शहर उसके ऐसे हैं जो आबादी से भरे हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे शहर ऐसे हैं जो वीराने हैं। आबादी आपको कहीं कहीं नज़र आती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जिन्नात का बसेरा है। पूरे पूरे गांव हैं जो जिन्नात के नाम से वाबस्ता कर दिए गए हैं। वहीं की एक कहानी, जिनका नाम हसाम है, ओरिजिनल उनका नाम है, उन्होंने कहा बस मेरा नाम हसाम ही बताइएगा और बाकी किरदारों के नाम आप बदल दीजिएगा।
फर्जी कर दीजिएगा। तो उन्हीं की ख्वाहिश पे जो उनकी फैमिली के साथ सच्चे वाक़यात हुए, क्योंकि घोस्ट हंटिंग की मैंने शुरू में बात क्यों की, वो इस कहानी से जुड़ी हुई बात है जो मैं आगे आपको एंड पे बताता हूँ। हसाम कहते हैं कि मैं एक जगह पे जॉब करता था और बहुत अच्छी मेरी जॉब चल रही थी। एक ऐसा नाम उन्होंने का ना लीजिएगा, नाम नहीं भी लेते, कोई भी एक अमेरिका का शहर था जहाँ पर उनकी जॉब चल रही थी। वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा था, हम लोग खुश थे। हमारी 2 बेटियाँ थीं। एक बेटी की उम्र तकरीबन 4.5 साल थी और एक बेटी की उम्र 2.5 साल थी। मैं और मेरी वाइफ बहुत खुश थे कि वहीं पे कुछ ऐसे हालात हुए कि उस शहर से हमें एक और छोटे से गांव की तरफ ट्रांसफ़र करना पड़ा। मेरी बीवी बहुत उदास थी। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, किस बात की उदासी है? तो उसने कहा पता नहीं कैसे लोग होंगे, यहाँ पे एक ताल्लुक़ बन चुका है, मिलना मिलाना है, आना जाना है, अपनी ज़ुबान बोलने वाले लोग हैं, क्योंकि जो हसाम है इनकी फैमिली पाकिस्तान से गई हुई थी। तो वहाँ पे पता नहीं कैसे लोग होंगे। तो उसने कहा परेशान क्यों होती हो यार, वहाँ पे भी कोई ना कोई बन ही जाएगा ताल्लुक़, चलते हैं। सामान लिया और वहाँ पहुँच गया। पहला बंदोबस्त जो करना था वो होता है उस शहर में पहुँच के मकान जो आपको पसंद का मिले। खुशकिस्मती इनकी ऐसी हुई कि मकान का इनको बंदोबस्त हो चुका था, इनके जानने वाले थे। जब उनसे जिक्र हुआ तो उन्होंने कहा यार एक मेरी जानने वाली है, मैं उनको चाबी का कह दूंगा, रहो, उनको किराया दे देना, मकान तो वहाँ पे है। यूं जाने से पहले ही चाबी का इनका बंदोबस्त हो गया। शहर में दाखिल हुए, इनको चाबी मिल गई, मालिक मकान से मुलाकात नहीं हुई, चाबी पहुँचा दी गई थी। और चाबी लेके जब अपने मतूबा मकान तक पहुँचे, हसाम कहते हैं हम लोग, तो वो बहुत खूबसूरत मकान था, बहुत ज़बरदस्त सड़क थी। सड़क के किनारे सीमेंट की, जिस तरह वहीं के मतलब मार्बल लगे हुए एक फुटपाथ बनाया जाता है चलने के लिए, वॉक करने के लिए, रनिंग के लिए लोग, वो बना हुआ था। उसके साथ ही एक छोटी सी दीवार थी, 2.5 फुट की होगी या 3 फुट की होगी। उसके दरमियान में एक छोटा सा गेट लगा हुआ था। गेट खोलें तो हमारा लॉन आ जाता था, घर का काफ़ी बड़ा लॉन, उसमें दरख्त लगे हुए थे। अभी हम दाखिल नहीं हो रहे थे, हम अपने घर को देख रहे थे। लेफ़्ट साइड पे एक दरख्त था, उसके नीचे झूला लगा हुआ था, बहुत ही खूबसूरत। मेरी बेटी जो 4.5 साल की थी देख के खुश हो गई, पापा यहाँ पे तो ये भी है। मैंने कहा गुड भी, चलो बच्चों का तो दिल लग गया। बड़े से दरवाजे तक पहुँचे तो पता लगा ये डबल स्टोरी मकान है। बड़ा गेट हमने खोला तो पता लगा काफ़ी अरसे से ये मकान बंद है, यहाँ पे कोई नहीं रह रहा था। जिन्होंने हमारे लिए मकान का बंदोबस्त किया था उनका कहना यह था कि यार उनका मकान तो है, वो खुद शिफ्ट हो चुके हैं, यहाँ रहते नहीं हैं, तो चाबी का बंदोबस्त हो जाएगा। तो तभी हमें पता लग गया था कि ये मकान खाली है। हमने बड़ा सा वो दरवाज़ा खोला तो पता लगा आगे बहुत बड़ा टीवी लाउंज है, वहीं पे डाइनिंग टेबल भी एक साइड पे लगी हुई है, ओपन किचन बना हुआ है अमेरिकन स्टाइल का, और शुरू में ही एक रूम बना हुआ है, आप उसको गेस्ट रूम कह सकते हैं, उसको बेडरूम भी बना सकते हैं। उसके साथ अटैच बाथ था और सीढ़ियाँ थी जो ऊपर की तरफ जाती थी। ऊपर जाते थे तो ऊपर भी 3 बेडरूम बने हुए थे। बहुत ही खूबसूरत घर था। पूरे घर का जब हमने विजिट किया और ऊपर चढ़ के गए, और ऊपर जब हम एक बेडरूम में पहुंचे जो मास्टर बेडरूम था, बहुत बड़ा, तो उसकी जो खिड़की थी उससे सड़क और हमारा लॉन इतना खूबसूरत नज़र आता था कि मेरी बीवी आते ही एक बात उसने कही, घर तो बहुत प्यारा मिला है। जिस घर में हम रह रहे थे वो छोटा सा घर था, ये घर तो बहुत बड़ा है। हाँ ये है, कम से कम हमसाए अच्छे मिल जाएं तो मेरा दिल लग जाएगा, वरना घर देख के मैं खुश हो गई हूँ। हमने अपना सामान, उसको एक शिफ्ट करना ये एक मुश्किल मरहला होता है, वो भी खैर हमने सामान शिफ्ट वगैरह कर लिया। और हसाम कहते हैं मैंने ज्वाइनिंग देनी थी, यूँ मैं अपनी ज्वाइनिंग की तरफ चला गया। घर शर सेट करते यकीनन सी बात है खाना पकाना मुश्किल होता है। आप इस कोशिश में होते हैं बाहर से फूड लेके आएँ और वही खा लें, फ्रिज में रखते हैं, गर्म किया खा लिया ओवन में, क्योंकि सेटिंग हो रही थी। जब सेटिंग हो गई, हसाम ने अपनी ज्वाइनिंग की, तो वहीं पे जब वो शाम को घर लौटे तो वाइफ ने कहा क्या ख्याल है, अब हमें बाहर चलना चाहिए, निकलना चाहिए। पहले दिन तो हम आए हैं, घर तो मुझे बहुत कम नज़र आए हैं, दूर दूर नज़र आए हैं, अब चलते हैं, विज़िट करते हैं, क्या सूरत हाल है यहाँ की। यूँ वॉकर जो होता है उसके अंदर छोटी बेटी जो 2.5 साल की थी उसको बिठाया, बड़ी बेटी साथ चली, हम चारों बाहर निकले फुटपाथ पे, ट्रैक पे बल्कि कहना चाहिए। हम चलते हुए गए तो इर्द गिर्द हमें नजर आया मकान कोई भी नहीं है। जो एक साथ मकान था वो भी थोड़े से फासले पे था। ये वाकई एक गांव स्टाइल ही था।
एक ही कतार या एक ही लाइन के अंदर मकान नहीं बने हुए थे, काफ़ी फासले के अंदर मकान बने हुए थे। चलते चलते हम उस मकान की तरफ गए कि शायद कोई नज़र आ जाए बशर, तो हमें अंदाज़ा हो हमारे हमसाए जो कुछ फासले पे हैं कौन हैं, तो हमें कोई भी नज़र ना आया। हम इसी तरह चलते हुए आगे गए तो अगला मकान भी जो था वो भी इस तरह नज़र आया, बंद है, मकीन गए हुए हैं, अंदर हैं, नहीं पता लगा। खैर हम इसी तरह वॉक करते करते काफ़ी आगे चले गए और वापस आ गए। मेरी बेगम ने कहा क्या हुआ है, शाम का टाइम है, कोई ना कोई बाहर निकलना चाहिए था, कोई तो नज़र आता है, यहाँ तो नज़र ही कोई नहीं आया, लगता है गोरे ही रहते होंगे और वो तो कम ही मिलते हैं। बस यही मुझे पहले भी एक टेंशन थी कि अपनी ज़बान के लोग नहीं होंगे, और लग यही रहा है कि गोरे हैं, कम ही मिलते हैं। लेकिन एक चीज़ जो वाइफ को अच्छी लगी कि रोज़ शाम को कम से कम वॉक कर लिया करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जब हम वॉक करते हुए जाते थे तो दरख्त ही दरख्त थे, हरियाली ही हरियाली थी। और यूँ हम तकरीबन 2 से 3 दिन हम वॉक करने के लिए इसी तरह जाते और वापस आ जाते। तकरीबन इस मकान में आए हुए हमें 4थी या 5वीं रात थी। मिसेज़ हसाम रात को उनकी आँख खोली। इंसान है, ऐसी नींद से आँख खुल जाती है। उनको प्यास लग रही थी। वो उठी हैं, उन्होंने पानी की बोतल देखी है जो बेड के साथ रखी हुई थी, वो खाली थी, तो उन्होंने कहा मुझे पानी लाना होगा रात के इस टाइम। वो उठी पानी लेने के लिए, उन्होंने बोतल जो शायद हसाम ने पी ली थी या क्या हुआ था, भरना भूल गई थी, उन्होंने उसमें पानी भरा, पानी भी पिया। आके टेबल पे कहती है मैंने बोतल रख दी और मैं इस अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता टेबल बेड की तरफ चलती हुई आई कि हसाम की नींद ख़राब ना हो, वो जागे ना। और मैं जैसे ही बेड पे आके ऐसे लेटने लगी तो ऐसे मेरा बाहर की तरफ नज़ारा गया, जो वो खिड़की सी बनी हुई थी बाहर की तरफ नज़र आता था, उस पर मेरी ऐसी निगाह से पड़ी। क्यों पड़ी, उस तरफ मैंने क्यों देखा मुझे नहीं पता, मेरी शायद निगाह कहती है इसलिए पड़ी, पर्दे उसके आगे मैं कर देती थी, उस वक्त कर्टन हटे हुए थे, तो मैंने कहा ये क्यों हटे हुए हैं। कर्टन में लगाने के लिए आगे बढ़ी तो उसी लम्हे मेरी निगाह पड़ी तो नीचे जो हमारे लॉन के अंदर झूला सा लगा हुआ था, वो झूला हिल रहा था। तो क्या बाहर हवा चल रही है? मैंने ऊपर से झूले को देखना शुरू कर दिया। अगर हवा चल रही थी तो दरख्त क्यों नहीं हिल रहा था? जिस दरख्त पे वो झूला लटका हुआ था उसके पत्ते क्यों नहीं हिल रहे थे? मैंने यूं दूर सड़क की तरफ देखा, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, रात का टाइम है, ये मैं क्या सोच रही हूँ, कौन इस टाइम आ जा रहा होगा, लेकिन ये झूला क्यों हिल रहा है? मैंने झूले की तरफ देखा तो झूला बिल्कुल साकित था, कतअन नहीं हिल रहा था। मुझे लगा मैं नींद में हूँ, क्या हुआ है? मैंने आंखों को यूं किया, अभी हिल रहा था, ये देखा तो वो तो रुका हुआ है, लगता है हिल रहा था। बस मैंने रोड की तरफ ही देखना शुरू किया। मेरे दिमाग में ख्याल आया कोई आ जा तो नहीं रहा है, और वापस जैसे देखा रुका हुआ है। मैंने कहा पता नहीं, नींद में हूँ। और मैं सो गई क्योंकि थकावट थी, अभी ही तो घर को सेट किया था, 3-4 दिन लग गए थे भरपूर घर को सेट करते, और मेरी हालत ऐसी थी कि मुझे नींद की ज़रूरत थी। सुबह उठते ही जब शौहर को मैं ब्रेकफास्ट बना के दे रही थी तो उनकी वाइफ कहती है, मैंने कहा भाई अब बात सुने, मुझे रात महसूस हुआ है, अब घर सेट हो गया है, अब बहुत सारी जिम्मेदारियां आपको संभालनी होगी, मुझे रेस्ट चाहिए, मुझे नींद की कमी है, मुझे रात पहली दफ़ा लगा है कि भाई मेरा दिमाग ना जागते में भी ख्वाब देखने लगा है, मुझे रेस्ट चाहिए। तो शौहर ने कहा किसने मना किया है, रेस्ट लो आप, बच्चों को शाम को मैं घुमाने ले जाऊँगा, आप सोना चाहो जब तक सो लो, आपने नाश्ता बना लिया, अब आप कोई काम ना करो। इस तरह प्यार से उन्होंने बेगम को बातें कहीं और ऑफिस चले गए। और वाकई मिसेस हसाम सोती ही रहीं, काफ़ी टाइम उन्होंने अपनी नींद पूरी की। और जब शाम को उठी शौहर आ गए तो कहती है मैं भी चलूँगी। उन्होंने कहा यार तुम्हें रेस्ट करनी चाहिए। कहती है नहीं काफ़ी हो गई है, कल फिर इतना लंबा सोऊंगी। फिर आज वो बाहर गए और उसी तरह रूटीन से वापस आ गए, और अगले दिन फिर वो इसी तरह लंबा सोई। लेकिन शौहर जब जॉब से आने लगे तो वो रेडी हो चुकी थी। आज जब वो वॉक के लिए निकले, घर का वो छोटा सा जो डोर था उन्होंने बंद किया लोहे का। वो बहुत खूबसूरत से डोर होते हैं, छोटे छोटे दीवारें होती हैं, 3-3, 2.5 फुट 3 फुट की छोटे वैसे ही दीवारें दी होती हैं, मतलब वो आप वैसे ही क्रॉस करके जा सकते हैं खूबसूरती के लिए। तो वो जैसे ही चलते चलते गए और जब वापस आना शुरू अपने घर की तरफ, तो एक डॉगी बहुत ही खूबसूरत ब्लैक कलर का, उसका एक कान वाइट था, हल्का सा शुरू का कोना जो होता है कान का वाइट था, बाकी ब्लैक, बाकी वो सारा ब्लैक था, सिर्फ एक
कान ही था जो दूर से नज़र आ जाता, अभी बड़ा खूबसूरत है लेकिन कान कितना खूबसूरत वाइट सा है। वो ऐसे चलता चलता इनके पीछे आ गया। तो हसाम ने कहा लगता है पता नहीं किसका है, ये बाहर निकल आया और आ गया है। और ऐसे वो चलता चलता उनके पीछे आना शुरू हो गया। वो भी उसको देखते हुए, अब बच्चियाँ दोनों उसको देख रही हैं, छोटी भी और उनकी बड़ी बेटी 4.5 साल वाली, वो भी उसको देख रही है। वो उनके साथ साथ चल रहा है। चलते 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 वो उनके दरवाजे तक आ गया। कहते हैं भाई किसका है, इसको वापस कैसे छोड़ के यहाँ सामने का, वो कोई कहेगा कौन कौन ले गया, परेशान हो जाएंगे घर वाले। तो उसकी वाइफ ने कहा भाई हम तो नहीं साथ लेके आए ना, जिस घर का होगा चला जाएगा, हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने दरवाज़ा खोला और वो बाहर ही बैठ गया, वो अंदर चले गए। थोड़ी देर के बाद मिसेस हसाम के दिल में आया कि यार कुत्ता चला गया है या वहीं बैठा है। तो उसने बाहर झांका तो बाहर वो कुत्ता नहीं था, जा चुका था। फिर अगली दिन वो जब इस तरह वॉक पे गए तो वो कुत्ता फिर से उनके पीछे आ गया और गेट तक आया और वापस चला गया। अब वो भी मानूस होना शुरू हो गए। 3-4 दिन इसी तरह वो कुत्ता मुसलसल उनके साथ आता और वापस चला जाता। कुछ दिनों के बाद जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा कुत्ता इस अंदाज में थोड़ा सा गेट से दाखिल हुआ है, छोटे गेट से, अभी बड़े गेट तक नहीं पहुंचा, जैसे इजाज़त चाह रहा हूँ मैं अंदर आ जाऊँ। तो उसकी बेटी ने कहा मामा मैं इसको अंदर बुला लूँ। उन्होंने कहा नहीं बेटा ये किसी का होगा, इसको अंदर नहीं बुलाना चाहिए। उसने कहा मामा वो तो खुद आ रहा है। अच्छा मैं थोड़ी देर तक इसको वापस गेट खोल दूंगी ना, उसको बाहर निकाल दूंगी, ये चला जाएगा। ना करते करते भी मिसेस सामने कहा अच्छा चलो थोड़ी देर के लिए इसको अंदर ले आओ। वो उनके साथ चलता हुआ जिस अंदाज में देख रहा था, उसने उसको बुलाया तो वो खुशी से भागता हुआ अंदर आ गया। छोटा सा था वो, और उन्होंने दरवाज़ा खोला, वो उनके साथ अंदर आ गया। उन्होंने उनको खाने पीने के लिए चीज़ें, माँ ने मना कर दिया नहीं देना बेटा, इनका स्पेशल फूड होता है ये लोग जो इसको देते हैं, हम इसको कुछ नहीं खिला सकते। अच्छा मामा मैं दूध तो पिला सकती हूँ। उन्होंने कहा दूध से भी इनका पेट स्टमक अपसेट ना हो जाए। खैर जैसे कैसे बच्ची ने प्यार में उसको दूध शीध पिलाया, उसके साथ लगी रही। और उसके बाद उसने दरवाज़ा खोला और कोशिश की कि वो बाहर चला जाए, तो वो बाहर जाने का नाम ही ना ले, उसके साथ साथ खेलता रहे, उसके इर्द गिर्द घूमता रहे। अब मिसेस हसाम कोशिश कर चुकी हैं कि वो उसको निकाल दें, उसको निकालें, आगे करें, मार तो नहीं सकते वहाँ पे कुत्तों को, निकालें, लेकिन वो जाए ना, वो बेटी के साथ चिपका रहे। सामने कहा भाई ये तो ज़्यादती होगी, ये किसका कुत्ता है, मैं क्या करूं। तो उसने कहा जी एक काम करें, फिर अब जो बाहर जाएं एक दफ़ा और देखें कोई ढूंढ रहा है तो उनको कहें जी आपका कुत्ता है हमारे घर में आ गया और उसको ले जाएं। उन्होंने कहा बनता तो यही है। तो उसके बाद उन्होंने उसको उठा लिया इस अंदाज में कि मैं इसको छोड़ के आता हूँ। उन्होंने उसको उठाया और उठा के बाहर चले। अब जब बाहर उसको रखा ज़मीन पे कि इसको लेके जाऊँ, तो वो फिर घर की तरफ भागना शुरू हो गया। उन्होंने उसको फिर उठा ही लिया। चलते हुए आहिस्ता आहिस्ता दूर तक गए कि कोई नज़र आए, उनसे पूछ सके भाई ये किसका कुत्ता है। तो कोई भी नज़र ना आया। तो उन्होंने ज़मीन पर छोड़ दिया, भाई चला जा। उन्हें देखा वो बैठ गया वहाँ पे। उन्होंने कहा चलो शुक्र है भाई जिसका भी है, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि उसका कोई मालिक आ जाता तो कहता जी हमारा कुत्ता है। वो वापस आगे चलते हुए जब अपने गेट के अंदर दाखिल हो रहे थे तो उन्होंने देखा छोटा गेट जैसे ही बंद करने लगे तो वो भी छलांग मार के अंदर दाखिल हो गया, जैसे वो पीछे पीछे आता रहा और उनको महसूस तक भी नहीं हुआ। और वो भागता हुआ अंदर भी पहुंच गया। उन्होंने कहा आप छोड़ के नहीं आए। उसने कहा यार ये सारी सूरत हाल है, मैं तो छोड़ के आया हूँ लेकिन ये वापस आ गया है। उन्होंने कहा भाई यही है, अब रात गुजारने दो, कल कोई पूछता हुआ ढूंढता आया होगा तो हम उनको बता देंगे भाई हम तो छोड़ के आए, ये पीछे आ गया है। अगली सुबह कोई भी पूछने नहीं आया। वो कुत्ता सारा दिन उनके साथ रहा, यहाँ तक के बात पहुँची अब वो उनके साथ ऐसा मानूस हो चुका था उनकी बड़ी बेटी के साथ कि अब वो उसी के साथ खेलता रहता और उनके साथ ये भी आदी से हो गए। वो इतना प्यार वाला कुत्ता था, ऐसी शरारतें करता था कि हसाम और उसकी बीवी को भी अच्छी लगती। और उनकी छोटी बेटी जो 2.5 साल की थी वो भी उसके साथ खेलती। यूँ वो कुत्ता उनके साथ ही रहना शुरू हो गया। वो था ही इतना खूबसूरत, सारा ब्लैक सा, क्यूट सा, कान सिर्फ उसका अजीब सा एक वाइट सा था और उसके माथे के बिल्कुल दरमियान से एक गोल गोल सा वाइट बना हुआ था। माथे पे गोल गोल सा वाइट था निशान और कान पे था। एक रात फिर से मिसेस हसाम की आंख खुली। आज उनको महसूस हुआ जैसे उनको नींद नहीं आ रही, पता नहीं क्या हो रहा है। वो उठ के अपने बिस्तर पे बैठ गई। जैसे बैठी थी उनका दिल ऐसे कर रहा हो कि नीचे की तरफ झांको। वो नीचे की तरफ झांकती हैं तो देखती हैं वो झूला फिर से हिल रहा है। उन्होंने झूले की तरफ ही निगाह रखी कि अगर मैं इधर उधर देखूंगी ये बंद हो जाएगा, क्या ये वाकई झूल रहा है या मेरा वहम है। वो गौर से झूले को तकती रहीं, देखती रहीं और झूला वाकई हिलता रहा।
वो जितनी देर देखती रही झूला हिलता रहा, यकीन हो गया नींद नहीं है, झूला हिल रहा है। अब उन्होंने इर्द गिर्द के दरख्तों को देखना शुरू किया कि बाकी दरख्तों के पत्ते भी हिल रहे हैं या झूला हिल रहा है। कोई भी दरख्त नहीं हिल रहा था और झूले की तरफ जैसे निगाह पड़ी झूला रुक चुका था। आज एक बात क्लियर हो गई थी, वहम नहीं है, झूला हिलता जरूर है। वो परेशान हो गई कि ये क्या है। फिर से दोबारा झूले की तरफ देखा, झूला रुका हुआ है। जितनी दफ़ा झूले की तरफ देखा, झूला रुका हुआ है। तो क्या नींद में बेचैनी क्यों हुई कि मेरी आंख खुली और मैंने झूले को इस तरह हिलता हुआ देखा। सुबह हुई, अपने अपने रूटीन पे निकले और अगली सुबह जब वो शाम को पूरी फैमिली वॉक के लिए निकली तो आज कमाल हो गया। मिसेस हसाम बहुत खुश थी। साथ वाला घर जो काफ़ी फासले पे था, उसके से छोटे से जो उनका भी इस तरह गेट बना हुआ था लोहे का छोटा सा, वो खोल के उनकी जो 4.5 साल की बेटी थी, तकरीबन हम एज ही थी लड़की उसकी, वो वहीं पे ही खड़ी थी और उनकी बेटी को देख के उसने हाथ हिलाया। उनकी बेटी का तो खुशी का ठिकाना ही ना रहा, उसने भी हाथ हिलाया। बच्चे इतने मासूम होते हैं कि फ़ौरन दोस्त बन जाते हैं और वो इस अंदाज में एक दूसरे को उन्होंने हाथ हिलाया कि वो चली गई इनकी बेटी उसके पास और जाके एक दूसरे से बातें करना शुरू हो गई। वहीं की इंग्लिश बोलती थी उनकी बेटी भी, एक दूसरे से गपशप करना शुरू हो गई। तो मियाँ बीवी खुश हो गए, चलें इतने दिन हो गए थे, आज पहली दफ़ा ये नज़र आई है फैमिली कहीं गई हुई थी, आ गई है या कि टाइमिंग इस तरह की है। आज ये लेट निकले थे, थोड़ा रोज़ रूटीन से लेट। तो बच्चे आपस में दोनों लड़कियां गपशप कर रही थी, तो उनको खुशी हुई कि चलें जी, इनकी एक दोस्त इनको मिल गई, आज हाय हेलो हो रहा है। अगली शाम उनकी बेटी को बेचैनी थी, मामा चलें बाहर, मेरी फ्रेंड शायद मुझे नज़र आ जाए। और जब वहाँ पे पहुँचे तो वो लड़की वेट ही कर रही थी। वो भी क्यूट सी बच्ची, खुश हो गई, मिली और यूं ये दोनों दोस्त हो गई इस अंदाज में कि खड़े होकर ये बातें कर दी। उनके माँ बाप भी रुक जाते कि थोड़ी सी ये बातें कर लें। तो उसकी माँ ने कहा इसको कहो आपके घर आ जाए। तो उसने उसको कहा अपनी फ्रेंड को कि मेरे घर आओ। उसने कहा ठीक है, मैं कल तुम्हारे घर आऊँगी। यूँ अगले ही दिन दरवाज़ा बजा, उन्होंने खोला तो वो 7 वाली बच्ची आई हुई थी। वो लड़की जब आई तो घर वाले भी खुश हो गए, चले उनकी बेटी की फ्रेंड आ गई। वो खेलती रही, दोनों बैठती रही, यहाँ तक कि बाहर झूला भी उन्होंने झूला, वो अंदर बैठी रही, खेलती रही। उसके बाद वो बच्ची चली गई। अब मिसेस हसाम ने कहा मेरी ख्वाहिश है कि उनके कोई बड़े भी नज़र आ जाएं। जिस तरह बच्ची तो बहुत अच्छी है, खुश इखलाक के, कोई बड़े भी अगर नज़र आ जाते हैं तो मैं उनसे भी कोई दुआ सलाम कर लूँ तो कम से कम मज़ा आ जाएगा। फिर कम से कम मेरा दिल लगा रहेगा, दिन को जिस तरह बेचैनी होती है तो मैं इनसे ज़रा मिल लिया करूँगी। अब वो वहीं से गुजरते, बच्ची उनसे मिल लेती, वो दोस्त बन गई, एक दूसरे से बात करते। और एक दिन टेरेस, जो एक टेरेस तो नहीं कहना चाहिए उसको, उनका वो जो ऊपर वाला कमरा था ना, वो वी शेप में होता है ये उनके बने हुए, वो खिड़की टाइप, जिस तरह इनके कमरे के अंदर बड़ी सी खिड़की बनी हुई थी मास्टर बेडरूम की, वहीं पे ही वो खिड़की खुली हुई थी और 2 मियाँ बीवी जवान ही थे, वो बैठे बातें कर रहे थे। ये आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो गया कि उनकी हमारे ऊपर निगाह पड़े तो हम उनको हाय हेलो कर सकें। खुशी का बहाना ही कोई नहीं था। क्या मिसेस हसाम से कोई पूछे जो वो इतना खुश थी कि शुक्र है आज ये नज़र आ गई, इस बहाने में हाय हेलो करूँगी और उनको कहेंगी जी मैं हम आपके हमसाए हैं, नए आए हैं और दुआ सलाम हो जाएगी। लेकिन वो बातों में इस तरह मगन थे कि वो कोशिश के बावजूद उनको अपनी तरफ मुतवज्जो ना कर सके। और यूँ ये आगे बढ़ गए। जब वापस आए तो बेटी भी नहीं थी और खिड़की भी बंद हो चुकी थी, वो ऊपर नहीं थे। कुत्ता अब भी इनके साथ था और अब भी रोज बाहर जाता था, आता था। किसी ने अभी तक कुत्ते का दावा नहीं किया था। क्या वजह थी वो नहीं जानती थी। उसके जो ऑनर थे, कुत्ते के मालिक थे, उसको भूल गए थे, गलती से छोड़ गए थे, छुट्टियों पे चले गए थे, क्या हुआ था कुछ पता नहीं। ये शाम का ही टाइम था। मिसेस हसाम कहती हैं कि मैं बाहर लॉन में बाहर जो हमारा लॉन ही कहना चाहिए, लॉन बना हुआ था, वहाँ पे बच्ची मेरी झूला झूल रही थी और कुर्सी डाले में बैठी हुई थी। इन घरों में सांपों का आना मामूल था, लेकिन हम लोग बहुत कम निकलते थे, बहुत कम बैठते थे। लेकिन आज हम बाहर बैठे हुए थे कि मेरी एकदम से बुक पढ़ते पढ़ते निगाह पड़ी मेरी बेटी जो झूला झूल रही थी, छोटी नीचे खेल रही थी, जो बड़ी झूला झूल रही थी। मैंने देखा बिल्कुल उसके साथ से एक सांप चलता हुआ, जो काला स्याह था, वो चलता चलता मेरी बेटी की तरफ आ रही है। और मैं एकदम से, जैसे बंदा शॉकिंग कंडीशन में चला जाता है ना, एकदम से शॉक्ड हो गई, या अल्लाह ये क्या हुआ है, मेरी बेटी की तरफ सांप जा रहा है। कह रहे मेरे हाथ पाँव फूल गए और मैं जल्दी से अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई।
वो जो छोटा हमारा डॉगी था जो हमारे साथ मानूस हो चुका था, मैंने तो कभी उसको प्यार नहीं किया, कहा मुझे तो नमाज़ पढ़नी होती थी, प्यार नहीं करती थी, हाथ नहीं लगाती थी। मेरी बेटी उसके साथ खेलती रहती थी, मैंने कभी उसको हाथ छात नहीं लगाया था। वो इस वक्त पास नहीं था। मैंने देखा एकदम से दरवाज़ा खुला हमारा घर का अंदर वाला, और वो छोटा सा वो जो पपी था वो भागता हुआ बाहर आया और उसी सिमत गया जिस सिमत वो सांप था। वो सांप अब आहिस्ता आहिस्ता उठना शुरू हो गया था, इस अंदाज में जिस तरह वो फन फैला के बैठता है, इस अंदाज में उठ रहा था कि कहती है मैंने देखा वो छोटा सा पपी भागता हुआ वो डॉगी आया और जाती वो उसको भौंकना शुरू हो गया। तो मेरी बेटी देख रही है किस चीज़ को ये भौंक रहा है। जब बेटी की निगाह पड़ी, उसने देखा सांप है, उसने छलांग मारी और भागती हुई मेरी तरफ आ गई, और उसी वक्त वो डॉगी उसके पास गया। इस अंदाज में जाके उसने उसको जाके दुम से पकड़ा के मेरी आंखों ने देखा सांप ने बाकायदा तौर पे उसको डस लिया। सांप ने जैसे उसको डसा, वो डॉगी फिर भी नहीं रुका, उसको दांतों से खींच के बाहर की तरफ लेके जाने लगा। लेकिन ये हमने देख लिया था सांप ने जैसे डसा होता है इस अंदाज में उसको टच किया था, लेकिन वो फिर भी नहीं डरा, उसको मुंह से पकड़े हुए उसको उधर ले गया। वो खींच के कहाँ बाहर लग गया। मैं बच्चों को लेकर डर गई, मैं जल्दी से अंदर चल गई। अब मैं परेशान ये थी असाम आज मैं उनसे बात करूं, ये तो उसने उसको डसा है, वो मार्केट गए हुए थे, तो इसको हम कैसे घर में लेके जाएं पपी को, इसको कहीं डॉक्टर के पास लेके जाएं, क्या करें। और वो उसको जब लेके गया तो फिर वापस नहीं आया। असाम आए, मैंने उनको सारी सूरत हाल बताई कि ऐसे ऐसे हुआ, डॉग ने उसको भौंक के हमला किया, उसने उसको डसा भी है, लेकिन उसने उसको पकड़ लिया दांतों में और उसको घसीटता हुआ गेट से बाहर ले गया। मैं परेशान थी, आऊँगी, आप आएंगे, आपको बताऊंगी क्या करना है। उसको डॉक्टर के पास ले गया, उसको डस लिया, लेकिन वो तो आया ही नहीं है। हसाम ने कहा आओ बाहर देखते हैं। बाहर चले गए, डॉगी को ढूंढ ढूंढ के थक गए, डॉगी नहीं मिला। हम लोग परेशान हो गए, उदास हो गए कि डॉगी का क्या हुआ। काफ़ी ढूंढने पे भी डॉगी नहीं मिला, तो मेरी बेटी बहुत डिस्टर्ब हो गई कि मामा मुझे वो बहुत याद आ रहा है, वो उसके साथ बहुत ज़्यादा मानूस हो गई थी। मेरी बेटी रात को यूं समझिए सो नहीं सकी। हम लोग भी दुखी थे, वो कहाँ चला गया, मर गया बेचारा, उसको बचाते हुए। मैं इतनी डर गई थी शाम को देख के कि मैं आगे भी नहीं बढ़ सकी। अभी सोच ही रही थी बेटी के पास कैसे जाऊँ कि वो जितनी तेज़ी से आया, मैं करती भी क्या, उसको कैसे बचाती शाम से। उसने मुँह से पकड़ लिया उसको। हम काफ़ी दिन दुखी रहे, लेकिन फिर ये हुआ कि एक दिन हम वॉक के लिए बाहर निकले तो उसी खिड़की को खुले हुए देखा, और वो जो उस मर्द और औरत जिनको हमने बैठे हुए देखा था वो खिड़की से खड़े हुए थे और हमारी तरफ देख रहे थे। और तभी मैंने उनको हाथ हिलाया तो अंदर खड़ी खातून ने मेरी तरफ देख के, मुस्कुराहट नहीं थी, उसका चेहरा बिल्कुल फ्लैट था, कोई एक्सप्रेशन, कोई मुस्कुराहट, कुछ भी नहीं था। उसने भी ऐसे हाथ हिलाया, मुझे ऐसे गौर से घूर के देख रही थी। उसने जस्ट हाथ हिलाया, हल्का सा हाथ हिला के वापस कर दिया। मुझे उसके रवैये से लगा जैसे वो बातचीत के मूड में नहीं है, या हमसे अलग थलग रहना चाहते हैं। उस तरह के गोरे हैं जो मिलते वगैरह नहीं हैं। उसको जैसे मेरा हाथ हिलाना एटिकेट्स होता है, अब हाथ हिलाएं तो वो हाथ तो हिला देते हैं। मेरे हाथ के जवाब में उसने हाथ तो हिला दिया था, लेकिन वो ज़्यादा ताल्लुकात बढ़ाना नहीं चाहती थी। उनकी बेटी मेरी बेटी के साथ खेल लेती थी, लेकिन वो खेलते भी इस अंदाज में थे, खड़े होकर बातें कर लेते थे, खेल लेते थे, वो चली जाती थी। डॉगी का काफ़ी दिनों तक हमें बहुत ज़्यादा दुख रहा। हम उसके साथ इतने दिनों में इतने मानूस हो गए थे, इसके बावजूद कि मैंने खुद से कभी भी उसको छुए बगैर खाना पीना तो दे देती थी। शौहर ने ही एक दफ़ा उसको उठाया था और छोड़ा था, लेकिन ये था कि वो अब भी हमें बहुत याद आता और हम उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। अब सिर्फ ये होता था कि हमसायों की जो बेटी है कभी कभी, अब वो भी कम आना शुरू हो गई, हमारे घर में आती और मेरी बेटी से बाहर ही खड़े होकर मिलती, अंदर नहीं आती थी और चली जाती थी। शुरू में 3-4 दफ़ा तो अंदर आई थी खेलने के लिए, लेकिन बाहर ही खेलती थी और चली जाती थी। जब वो उसको देखती थी, उसके साथ बहुत मानूस हो सकती जाती थी। हम लोग जब सामने आते थे तो कन्फ्यूज़ होती थी, जैसे उसको वालिदैन ने मना कर दिया था हाथ हिलाने के बाद कि इनसे दूर रहो। एक रात फिर से कहती है मिसेस हसाम, कहती है मेरी आंख खुली और जब मैंने नीचे देखा तो झूला आज इस अंदाज में हिल रहा था कि मेरी हैरत की इंतहा न रही कि मुझे मजबूरन टाइम देखना पड़ा। इस वक्त टाइम क्या हो रहा है, ये रात के 2:30 से 2:45 का टाइम था।
और हमारे झूले के ऊपर साथ वाली बच्ची जो मेरी बेटी के साथ खेलती थी वो बैठी झूला झूल रही थी। मेरी एकदम से एक अजीब सी मेरे जिस्म के अंदर पहली सी एक खौफ सा दौड़ा कि माँ बाप इसके मिलते नहीं हैं, कभी 2-3 दफ़ा ही सिर्फ नज़र आए हैं, हाथ हिलाया वो भी जवाब नहीं दिया। और इस वक्त रात को ये बच्ची आके बैठी है, इसके कैसे वालिदैन हैं, है तो ये इंसान की बच्ची लेकिन ये क्या कर रही है रात के इस पैर। तो कहती है मैं बहुत ज़्यादा डर गई। उस वक्त मुझे लगा कि पहले 2-3 दफ़ा जो मैंने झूले को देखा था वो तो चलो मैंने वहम समझा कुछ, लेकिन आज ये नीचे बैठी है। और मैंने शौहर को उठाया, आसाम को जब उठाया, आसाम उठ के मैंने कहा आसाम नीचे देखो। आसाम ने नीचे देखा तो झूला रुका हुआ था। कहते हाँ नींद से जगा दिया, क्या हुआ है? मैंने कहा आसाम अभी अभी मैंने देखा वो जो हमारी हमसाई की बच्ची है जो हमारी बेटी के साथ खेलती है वो बैठी झूला झूल रही थी। आसाम ने मेरी तरफ देखा नींद से भरी हुई आंखों के साथ और कहा क्या हो गया यार तुम्हें, अब तुम रात को इस तरह की बातें करोगी, मुझे जगाओगी और मुझे दिखाओगी कि वो झूला झूली। इस वक्त टाइम देखा है, इस वक्त कौन झूला झूलता है? वो कहती है मैंने कहा तभी तो आसाम तुम्हें जगाया कि रात के 2:45 बज रहे हैं और कोई झूला झूल रहा है तो मैं तुम्हें जगाऊंगी नहीं कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा झूला तो हिल तक भी नहीं रहा नीचे, सो जाओ। आसाम तो सो गए। वो कहती है मैं नहीं सो सकी। अगले दिन मैं बेचैन थी, मेरी बेटी के पास है तो मैं इससे ये बात पूछ सकूं। और जब वो आ ही गई मेरी बेटी के पास तो मैंने यही उससे बात पूछी, बेटा रात आप आए थे हमारे घर में? उसने कहा किस टाइम? मैंने कहा इतने बजे झूला झूल रहा थे, आप झूला बैठी झूल रही थी। उसने कहा नहीं मैं तो नहीं आई। तो मुझे और हैरत हुई कि मैंने इसी को देखा था और वो कह रही है मैं तो नहीं आई। और मुझे भी ये सोचने थे, उस बच्ची से मैं पूछ रहा हूँ रात के इतने बजे ये कैसे आ सकती है। लेकिन उसके बाद ये हुआ, वो मेरी बेटी से बहुत कम मिलती थी। अब जब भी वो हमारे घर आ जाती थी, अब वो हमारे घर नहीं आती थी, वो उसी लान में ही खड़ी होती थी और दूर से इसको हाथ हिला देती थी। पता नहीं क्यों इन दिनों में अब मेरा नमाज वगैरह मैं पढ़ती थी, सब कुछ कर रही थी, इसलिए मैंने उस कुत्ते को भी हाथ नहीं लगाया था। शौहर ने इसलिए पकड़ लिया था, वो भी पढ़ते थे नमाज, लेकिन मजबूरी थी। मेरे शौहर ज़रा नमाज के मामले में कहते हैं ज़रा कम ही पढ़ते थे, मैं बाकायदगी से पढ़ती थी। कि पता लगा वो जो मालिक के मकान है जिन्होंने हमें चाबी दी थी उनका चक्कर लगने वाला है। तो उन्होंने कहा उनसे पूछें, अगर वो ऐसे कोई नहीं आता पूछे बगैर। उन्होंने कहा अगर वो ईजी हैं तो मियाँ बीवी ने कहा हम उनसे मिलते हुए भी चले जाते हैं। तो हमने कहा मोस्ट वेलकम, हमें तो खुशी होगी, आएँ मिलते हुए हमसे जाएँ। तो हम उनका इंतज़ार करने लगे और वो फ़ोन आ गया कि आज वो आएंगे सही लेकिन ज़रा लेट हो जाएंगे, आप लोग अपना काम करें, तो अगर कंफर्टेबल हों तो रात को आप उनको मिल सकते हैं। हमने कहा जी खाना वगैरह खाएंगे? उन्होंने कहा नहीं खाना वगैरह नहीं खाएंगे, वो लेट ही आएंगे लेकिन आपसे मिलना चाह रहे थे। हमने कहा ठीक है वो रात को आ जाएं, हम उनसे मिल लेते हैं। थोड़ी देर के बाद फिर कॉल आ गई, नहीं आज का उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया, आप ईजी हों कल ही वो आपसे मिलेंगे। हमने कहा ठीक है कल उनसे मिलेंगे। आसाम आज वैसे भी नहीं थे, बिजी थे, तो मैंने कहा चलें ठीक है आसाम कल उन्होंने आना है, ज़रा टाइम पे आ जाएगा, हम उनको वेलकम करेंगे। तो फिर हमने बाकी सारे काम छोड़ दिए और वॉक के उस लिए निकले। आज लेकिन एक अजीब वाक़या हुआ। जब हम वॉक पे गए तो हमने 2 और लोगों को देखा, वो जा रहे थे और वो जो डॉगी था जो हमारे घर आया था, जो हमारा डॉगी था, उनके पीछे चलता हुआ जा रहा। तभी मेरी बेटी ने कहा मामा वो देखें, पपी का नाम लिया। मैं इस वक्त उन्होंने कहा नाम ना लीजिएगा, उन्होंने एक नाम रखा हुआ था। कहते हम लोग भी चौंके। तो उन लोगों ने मुड़ के देखा कि जिस तरह बेटी ने ऊंची आवाज़ में कह दिया था चौंक के, हम लोग भी चौंके। तो उन्होंने भी मुड़ के देखा तो उन्होंने देखा कि वो बच्ची है और डॉगी की तरफ देख के कुछ कह रही है। तो उन्होंने इंग्लिश में कहा हाँ ये ऐसे हमारा क्यूट सा ये डॉगी है और आपको अच्छा लगा है। वो रुक गए। अब उनके रवैये से लगा ये उनका डॉगी है और वो कह रही हैं आपको अच्छा लगा। तो मेरी बेटी पीछे हट गई, हमने भी बेटी को पकड़ लिया, नहीं बेटी ये उनका डॉगी है। और उसी वक्त डॉगी ने उनके रुकने पे जब टर्न लिया तो वही डॉगी था, वही उसका कान वाइट था, वही उसको सफ़ेद बना हुआ था। तो इसका मतलब ये इनका डॉगी था। मैंने कहा मामा ये हमारे, मेरी बेटी बिल्कुल उदास हो गई, रोने वाले चादाद में होगी, मामा मेरा डॉगी। उन्होंने कहा बेटा आपका नहीं। हमने उनका शुक्रिया अदा किया, डॉगी के साथ थोड़े से ऐसे इस बहाने रुक गए थे, वो चले गए। और बेटी हमारी बहुत ही उदास रोने वाली सी कि मामा ये डॉगी था, ये तो उनका था, मुझे डॉगी चाहिए। इस तरह की बातें करते हुए हम घर पहुँचे तो पता लगा वो भी आ चुके हैं और गेट पे अभी वो रुक ही रहे थे, गाड़ी रोक रहे थे, हम भी पहुँच गए। तो मेरी बेटी अजीब सी रोने वाले अंदाज में ऐसे दरवाज़ा उसने खोला और भागती हुई गई। तो वो आए, हमसे मिले और कहा क्या हुआ बच्ची को? हमने कहा जी आइए आपको बताते हैं, बस इसका डॉगी खो गया है। हमने कहा कैसे, क्या हुआ?
उन्होंने कहा चले आए तो सही आपको अंदर बताते हैं। हम उनको अंदर लेके गए और उसे बातों बातों में कहा ये क्यों उदास है आपकी बेटी, क्या हुआ है? वो आगे भी मुंह फैला के बैठी हुई थी। हमने कहा जी एक डॉगी इसको पसंद आ गया, इस तरह हमने पूरा किस्सा उसको सुना गया और इस तरह आया, ये है वो है, और हमारे घर आया और सांप पकड़ा और इस तरह चला गया और इस तरह। औरत पूरा किस्सा जब सुन चुकी तो उसकी बीवी कहती है डॉगी की क्या कोई ख़ास बात थी, क्योंकि हमने पूरी कहानी डिटेल से उनको सुनाई थी। तो मिसेस साम कहती है हाँ वो क्यूट इसलिए था कि उसका कान जो था ना एक उसका वाइट सा था, यहाँ से बड़ा क्यूट लगता था, इतना सा साइज़ का था और कान इसका वाइट सा था, बाकी सारा ब्लैक था, क्यूट सा था। तो वो कहती है क्या उनके माथे पे यहाँ सफ़ेद एक गोल निशान भी बना हुआ था? उन्होंने कहा जी 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 वो बिल्कुल बना हुआ था। उसके बाद कुछ और उन्होंने निशानी दी कि इस तरह मानूस इस तरह करता था, इस तरह करता था। तो उसने कहा हाँ इस तरह। तो उसने अपने शौहर की तरफ देखा यूँ और उनके शौहर ने बीवी की तरफ देखा। दोनों का एक दूसरे की तरफ देखना ना अजीब सा था, बहुत अजीब सा। हसाम और उसकी बीवी भी परेशान हो गई, भाई क्या हो गया है, क्या देख रहे हैं? तो वो चुप हो गए। उन्होंने कहा क्या हुआ है? कहते नहीं कुछ भी नहीं। उन्होंने नहीं बताएं क्या हुआ है? उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं। बैठे रहे और उसके थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा चलें, उनके जाने का टाइम हो गया। हमने कहा आपको छोड़ के, उन्होंने कहा बच्चों को ज़रा इधर ही रहें, बाहर आ जाए। कह रहे हसाम कहते हैं मैं और मेरी बीवी बाहर आ गए। तो मियाँ बीवी जब बाहर आ गए तो पूछा कुत्ता आपको कहाँ मिला था? हमने उनको बताया वो सामने जो जगह है वहाँ से ये और उन्होंने फिर से तस्दीक की आप सही कह रहे हैं वो कुत्ता ऐसा ही था। उन्होंने कहा जी हमने कुछ अभी जब आते हुए बेटी इसलिए तो उदास हुई, आपको बताया कि अभी जाते हुए देखा है। उन्होंने कहा क्या आप हमें दिखा सकते हैं? हमने कहा हमें क्या पता उसके मालिक उसको कहाँ लेके गए, हमने तो यहाँ पे जाते हुए देखा था, लेकिन आप कहते हैं तो हम चलते हैं। तो हम उनकी खातिर गाड़ी में गए और सारा देख के आए, वो कहीं नहीं नज़र आया। तब हसाम ने कहा मुझे हैरत हो रही है आपकी इन बातों से, आप कहना क्या चाह रही हैं, बात क्या है? तो उन्होंने कहा ये जो आपके साथ हमसाए हैं ना आपके, इनकी जो बेटी थी ना, हमारे कोई बच्चे नहीं हैं, उनकी बेटी हमारी बेटियों की तरह थी। ये हमारा डॉगी था, ये हमारा है, हमसे बहुत मानूस था, लेकिन उस सामने वाले की बच्ची आके इसके साथ खेलती थी और अक्सर वो उनके अपने घर भी ले जाती थी, लेकिन छोड़ जाती थी, यहाँ आके भी उससे खेलती थी, हमारी बेटियों की तरह थी। हम भी उनके साथ बहुत आते जाते थे, हमारा घरों में बहुत आना जाना था। लेकिन कभी कभी वो मार्केट जाती थी तो हमारी पूछ के कहती थी इसको साथ ले जाऊँ या घुमाने ले जाऊँ, हम इजाज़त देते थे, वो इसको घुमाने भी ले जाती थी, मार्केट भी ले जाती थी। वो आपकी बेटी की हम उम्र थी। लेकिन एक दफ़ा एक ऐसा हादसा हुआ और इस बुरी तरीके से हुआ कि उनकी कार आग में जल के राख हो गई, जिसमें वो दोनों मियाँ बीवी, उनकी बेटी और हमारा डॉगी भी जल के राख हो गया था। हम लोग बहुत रोए थे अपने डॉगी के लिए और अपने अच्छे हमसायों के लिए, बहुत अच्छे थे, बहुत मिलने वाले थे। उसके बाद जब हम यहाँ रहे तो हम इतने उदास हो गए थे, हमें डॉगी याद आता था, साथ वाले हमसाए नज़र आते थे, फिर हम रह नहीं सके। रातों को अक्सर मेरी बीवी को उनका शौहर बोला वो डॉगी नज़र आना शुरू हो गया था और वो कहती थी मुझे नज़र आता है, कभी उधर बैठा होता है, कभी वॉक कर रहा होता है, कभी यहाँ होता है। तो मुझे लगा था कि मेरी बीवी डॉग को इतना मिस कर रही है कि उसका दिमाग ख़राब हो रहा है, दिमागी तौर पे वो ठीक नहीं रह रही उसकी मोहब्बत में। तो मुझे बेहतर लगा कि मैं ये जगह छोड़ दूँ, हमारा एक और घर भी था, मैं यहाँ से चला जाना चाहिए। हम इस वजह से चले गए। लेकिन आप बता रही हैं आपने डॉगी को देखा है? तो मिसेस हसाम जो अजीब सी हो चुकी थी, उन्होंने कहा आप ये कहना चाह रही हैं साथ वाले की जो बच्ची जिसकी उम्र इतनी है, ऐसी है, ऐसी है, उसकी बात कर रही हैं? उन्होंने कहा जी जी वही, आपने देखी है, आपको कैसे पता? उन्होंने कहा वो तो आती है हमारे घर। क्या? वो हमारे ना सिर्फ घर आती है, मैंने कुछ दिन पहले हसाम को जगा के रात को वो झूला झूल रही थी हमारे झूले पे 2 बजे, पौने 3 बजे। हसाम जो कुछ देर से अजीब सा हुआ बैठा था, उन्होंने कहा जी मैंने तो, मेरी बीवी ने हाथ भी लाया हुआ था, मियाँ बीवी इस तरह के थे, मैं तो इतना गौर से नहीं देखा। बीवी से कहा आपने तो उनको हाथ भी लाया था? उन्होंने कहा हाँ जी बीवी को मैंने हाथ लाया। तो उसने यूँ हाथ थोड़ा सा हिला के हाथ छोड़ दिया था, उसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस था, कोई चेहरे पे तासुरात नहीं थे, लेकिन इस अंदाज में हाथ हिलाया था कि हाथ के जवाब में हाथ हिला दिया, लेकिन वो जैसे हमसे मिलना जुलना नहीं चाह रही थी। हमने तो उनको भी देखा है। तो वो चलते हुए हम लोग बातें करते हुए इस अंदाज में उस घर के सामने आ गए कि ये घर? उन्होंने कहा आज खिड़की भी बंद थी, दरवाज़ा भी बंद था। उन्होंने कहा नहीं ये घर कब से बंद पड़ा हुआ है। और आप नोट नहीं कर रहे होंगे इस गांव के काफ़ी घर जो इस लाइन के अंदर काफ़ी बने हुए हैं, ये बंद हैं। मार्केट तो आबाद है, वहाँ पे भी घर आबाद हैं, लेकिन ये घर आबाद है। जिस बच्ची को, जिन 2 मियाँ बीवी को आपने देखा और जिस कुत्ते को देखा, वो इस दुनिया में नहीं है। मैं कल तक यही समझता रहा मेरी बीवी
डर जाती है और उसका वहम है और दिमागी तौर पे इसको परेशानी हो रही है, उसको मिस बहुत कर रही है, तो हम लोग तो यहाँ थे इसलिए गए थे। लेकिन आपका ये सारी सूरत हाल देख के मैं हैरान हो रहा हूँ। तो तभी असाम ने कहा मैंने तो उस कुत्ते को उठाया था। तो उसकी बीवी ने कहा आपने उठाया था, क्या उसका वजूद था? अब ये एक सबसे अहम सवाल था, अगर वो मर चुका है तो क्या ये इसका वजूद था? असाम एकदम से डामाडोल सा हो गया। कहते हैं जब मैंने उसको उठाया था तो उसका वज़न बिल्कुल हल्का सा था, वो था भी तो छोटा सा। मैंने कहा हाँ छोटा सा था, लेकिन फिर भी उसका वज़न तो होना चाहिए। उसने कहा हाँ उसका वजूद था, लेकिन अब मुझे याद आ रहा है मैंने भी गौर नहीं किया था, वो इतना हल्का सा था जैसे छुई मुई रोई का बना होता है। जिस तरह कॉटन का वेट होता है, कपास का जिस तरह वज़न होता है, इसी तरह का उसका एक अजीब सा वज़न था। लेकिन एक ख़ास बात एक जो मुझे आज भी उसको देख के याद आ रही है, उसका वजूद बहुत गर्म था। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, लेकिन इतना ज़्यादा गर्म था कि मैं थोड़ा सा हैरान हुआ था। लेकिन अब बातें जो क्लियर हुई थी तो वो इतनी खौफनाक थी, वो खुदा हाफिज़ करके जाने लगे थे। आज उन मियाँ बीवी को ये यकीन हो गया था कि बीवी के दिमाग में कोई खलिश नहीं थी, वो जो अपने पपी को देखती थी वो ठीक देखती थी, क्योंकि अब इन्होंने देख भी लिया था, उठा भी लिया था और ये वही पपे था। दूसरा जो हमसाए सामने वाले थे मियाँ बीवी और उनकी बेटी, जो वो भी कार हादसे में जल चुके थे, वो भी अब खेलने के लिए आती थी। अब वो अपनी बेटी से कैसे पूछते बेटी उसका वजूद था या नहीं था, वो क्लियर नज़र आती थी, बच्ची थी, घर के अंदर भी आई, लेकिन ये क्या है? वो दोनों मियाँ बीवी इतने डरे कि उसी वक्त मिसेस हसाम के ऊपर एक ऐसा खौफ का हमला हुआ कि उसने कहा कि जो कुछ भी हो चुका है, मैं अभी कुछ अरसा और रहूँगी तो मैं शायद खौफ के मारे बेहोश हो जाऊँगी, पागल हो जाऊँगी, मैं नहीं रहना चाहूँगी। लेकिन एक बात, वो जो भी पपी था उसने हमारी बेटी की जान बचाई थी। किसी और के साथ चला गया, लेकिन हमारी बेटी के साथ जिस तरह उसने जान बचाई, भागता हुआ अंदर से आया और उस सांप को पकड़ा, मुझे ये भी नहीं समझ आया। फौरी तौर पे फैसला हुआ कि हमने यहाँ पे नहीं रहना, और कहते हैं फिर हमने वहाँ से पैकअप किया और जितनी जल्दी हो सके हम वहाँ से इस खौफ की वजह से चले गए थे। जिन साथ वालों को देखे थे ऊपर थे वो भी नहीं थे, बच्ची खेलने के लिए आई थी बच्ची भी नहीं थी, कुत्ता उसका वजूद भी था। तो उन्होंने कहा हम आपकी कहानियाँ सुनते हैं, आज हमारे इस मुश्किल को भी हल कर दीजिए मदर साहब। तो फिर ये क्या था? बच्ची का वजूद, कुत्ते को थामना, कॉटन की तरह, रुई की तरह, बिल्कुल हल्का सा उसका वजूद, लेकिन गर्म सा। तो क्या वो मरा हुआ कुत्ता कैसे हो सकता है, उसका वजूद कैसे हो सकता है, वो बच्ची कैसी थी, और ये सब क्या था? तो मैंने कहा जी ज़रूर मैं कहानी सुना के एंड में इसको भी जवाब दूंगा। और जिस तरह मैंने शुरू में कहा था ना, घोस्ट हंटिंग में क्यों करना चाहता हूँ। अमेरिका शहर और दुनिया के इस तरह के जो बड़े शहर हैं वहाँ पे जो घोस्ट हंटिंग करते हैं, और मैं एक बैंकॉक गया था, वहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम किया था। वहाँ पे डेड बॉडीज़, जब इंसान मर जाते थे तो उनकी नज़र आते थे, पौड़ियों में बैठा, सीढ़ियाँ थी वहाँ पे बैठा हुआ नज़र आता था, क्लियर, रोज़ उसको देखते थे, डर जाते थे। बहुत दफ़ा जो लफ्ज़ है रूह और हमजाद, ह्योले की शक्ल में भी होते हैं, शैडो की शक्ल में भी होते हैं, और वजूद भी अपना के आते हैं। अब वजूद जिस तरह जिन्नात का वजूद होता है, जिन्नात एक वजूद ऐसा अपनाते हैं कि पूरा इंसान का वजूद हासिल करते हैं, शरीर बनाते हैं, पूरा एक वजूद हासिल करते हैं। हमजाद जब आपको नजर आएगा तो बिल्कुल हू बहू इंसान की तरह होगा। अब क्योंकि ये मर चुके हैं तो फिर सवाल खड़ा होता है ये उनकी रूहें हैं या हमजाद? तो क्या हमजाद वजूद भी अपना सकता है? ये फैसला करना कि ये रूहें ही हैं या हमजाद हैं, या हो सकता है जिन्नात भी रूप धार के सामने आते हैं। बच्ची की किसी दिन आपके घर में हो सकता है हमजाद ही आया है, और हो सकता है किसी वक्त जिन्नात वो रूप धार के आए हैं। जिस वक्त उसने कुत्ते को उठाया हो सकता है वो एक जिन था जो इस रूप को धारे हुआ था, या हो सकता है वो हमजाद हैं। कोई भी बशर इसका 100% आपको जवाब नहीं दे सकेगा, लेकिन हमजाद नजर आता है, सेम इंसान की तरह होता है, वजूद होता है, सोफे पे बैठता है। हमजाद आके इस झूले पे बैठेगा, बाकायदा आपको महसूस होगा कोई बैठा है, उसका वजन आया है, तभी ये इसका गद्दा जो है जिस पर मैं बैठा हूं उस पर वजन पड़ा है। लकड़ी के किसी फट्टे पे बैठेगा, लकड़ी के किसी बेंच पे बैठेगा तो बाकायदा बैठने की आवाज़ आएगी, इसका मतलब वजूद है तो आवाज़ आ रही है। तो दो तरह के, जिस तरह मैंने जवाब दिया, जिन्नात भी ऐसा करते हैं और हमजाद भी वजूद के साथ इस तरह कर सकता है। तो आपके साथ वो जो उस कुत्ते का था वो हो सकता है वो उसका हमजाद हो, रूहें चली जाती हैं। तो जानवरों के भी हमजाद होते हैं,
जानवर भी मरने के बाद बहुत सारी जगहों पे नज़र आते हैं, लेकिन ज़्यादा कहा जाता है, उलमा ये कहते हैं जिन्नात या शयातीन ही होते हैं। जिन्नात में से भी वो कैटेगरी जो शयातीन की कैटेगरी है, वो इस तरह के रूप धार के इस तरह करती है। और बहुत सारे मुल्कों में, बहुत सारी जगहों पे शयातीन ने ये रूप धार के किया है। लेकिन हमजाद के लिए मैं फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि उसने वो जिस तरह, अगर शयातीन होता नुकसान पहुँचाता, वो उसने जिस तरह बचाया था, तो वो हमजाद की ही कैटेगरी में था। और जो शयातीन होते हैं, देखते हैं ना यहाँ पे हमजाद फिर रहा है, ये ज़हन रखिएगा, आखिरी पॉइंट जो सबसे अहम पॉइंट है। शयातीन देखते हैं ये हमजाद है और रूप धार के फिर रहा है, तो वो हमजाद जब वापस चला जाएगा तो उसमें से कोई शैतान भी वही रूप धार के वापस आ जाएगा कि मैं वही हूँ जी जो अभी आया था। आप फैसला नहीं कर सकेंगे, हू बहू होगा। पहले हमजाद आया था रूप धार के, वो चला गया, तो अब शैतान रूप धार के दोबारा आया खड़ा है। आपकी निगाह में वही था जो पहले आया हुआ है, लेकिन अब शैतान आया हुआ है। ये भी होता है। तो ये बहुत छुपे हुए मामलात होते हैं। बहुत सारे लोगों को खुल के बताते हुए भी ज़रा डर आता है कि लोग डर ना जाएं, वहम का शिकार ना हो जाएं। घोस्ट हंटिंग करते हुए मेरी हमेशा ख्वाहिश रही है, मैं डराता नहीं हूँ। अमलियात भी अगर आप मेरे देखें जो मैं सिखा रहा हूँ, तो उसमें भी गौर करें, मेरा कोई एक ऐसा अमल नहीं होगा जो मैंने सिखाया हो कि ये करने से भी हो जाता है, बाहर निकलने में भी होता है। ये इतना डराना बेतुका है। मैं किसी उलमा पे बात नहीं उठा सकता, मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं वो हर बात में डरा रहे हैं, हर बात में डरा रहे हैं। ऐसा नहीं है। इस पे कभी मैं प्रोग्राम करूँगा, अभी नहीं, लेकिन खुल के करूँगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रूहानियत पे शो कर रहे हैं, लेकिन मुझे उन पे एतराज़ात हैं। हर बात में डराना, ये भी करो ये हो जाएगा, ये भी तो भाई जो बाहर मुल्क में गोरे रहते हैं उनके साथ क्यों नहीं होता? सब कुछ हमारे ऊपर ही होता है जो कलमा गो हैं। नमाज हम पढ़ें, कुरान हम पढ़ें, पाक हम रहें, वज़ू में हम रहें, हर चीज़ हमारे साथ ही होनी, उनके साथ कुछ नहीं होता। तो ये डरा डरा के साइकोलॉजिकली हमें ऐसा बना देते हैं कि फिर हमें हर जगह पे ऐसा महसूस होता है। आप लोग भी अपनी कहानियाँ भेजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। मेरे व्हाट्सएप पे अपनी कहानी को सेंड कीजिए, लिख के भी कहानी भेज सकते हैं और वॉइस मैसेज भी रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। दोनों सूरतों में लिख के भेजें, वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें। आपने आखिरी लफ्ज़ लिखना है स्टोरी, STORY स्टोरी, या फिर लिख दें OCS ऑफ कैमरा स्टोरी का शुरू के लफ्ज़ हैं OCS। तो मैं समझ जाऊंगा कि ये कोई कहानी है, सुनूंगा कहानी है, तो उसको मैं नंबर दे के महफूज कर लूँगा। जब आपका नंबर आएगा तो आपकी कहानी को सुना दूंगा। और मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, पाकिस्तान से बाहर वाले पाकिस्तान का कोड मिलाएंगे 0092, या फिर आप जमा का निशान डाल के 92 भी लिख सकते हैं। 00923136655500। रिपीट कर देता हूँ, +923136655500। पाकिस्तान से ये वाला नंबर डायरेक्ट होगा, 0313665550। आज की OCS से मदर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।